पेपर को हाय गाइस, सो लेट्स बिगिन विद द पेपर. दिस इज मई जून पेपर 2 है और 21 का 2 पेपर है. सो ये कह रहा है वेक्टर और स्केलर एक्सेलरेशन क्या है. वेक्टर. अच्छा, एक मिनट, मेरा पेन बहुत छोटा हो गया. तो वेक्टर और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्केलर, मोमेंटम वेक्टर. बिल्कुल. स्टेट द कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम. हाँ, रिजल्टेंट torque should be zero, and resultant force should be zero on the system, on the object. इस पे दोनों पे लिख देता हूँ on the object, वरना वो बोलेगा पता नहीं किसकी बात कर रहा है. सही है. जो भी है, आई डोंट केयर, आप लिख लो. एक दफ़ा ही लिखना होगा पेपर में. अ फ्लोटिंग सॉलिड सिलेंडर इज अटैच्ड बाय अ वायर टू अ सी बेड एज शोन इन फिगर 1. अच्छी बात है, अपथ्रस्ट का सवाल है, कराए हुए हैं सारे सवाल. ये द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज दिस. डेंसिटी ऑफ द वाटर इज गिवन टू अस. ये हमारे पास डेंसिटी है. और ये कलर ऐसा गंदा क्यों हो गया इसका. ये आ गया. The base of the cylinder is at a depth of this. अच्छा, अभी देखते हैं ना. Below the surface of the water, the cylinder has a weight of this, and the cross-sectional area meter square में given है, which is very good. The wire and the central axis of the cylinder are both vertical, which is good. The cylinder is in equilibrium. अगर ये equilibrium में है तो इसका मतलब है कि इसमें, सुन तो लो, एक अपथ्रस्ट होगा इस पर, एक वेट होगा और एक टेंशन होगा. तीन चीज़ें होंगी इसमें. Calculate to 3 significant figure the upthrust acting on the cylinder due to the water. अब upthrust निकालने के लिए सिंपल सा करते हैं हम लोग. upthrust निकालने के लिए F upthrust should be equal to rho GV कर लें. सही है. क्या नहीं गिवन है. एक मिनट ना, सब कुछ तो गिवन है बेटे. रो जो है वो किसकी चाहिए होती है, वो तो लिक्विड की चाहिए होती है. लिक्विड की गिवन है 1 × 10⁻³ ग्रेविटी की वैल्यू है 9.81. वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो. क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहा, मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट. तो आप कह रहे हो कुछ गिवन ही नहीं है यार. मल्टीप्लाइड बाय इसका हाइट कितनी है, 0.10. 0.10. हाँ 190, 0.190. लिख सही रहा हूं, बोल अलग रहा हूं. कितना 42.9 न्यूटन है अपथ्रस्ट. ठीक है, ये हमारे पास हो गया. इसको मैं लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं 42.9 न्यूटन. ठीक है. शो दैट द टेंशन इन द वायर इज दिस. अच्छा, अब रुक जाओ. सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन में हम लोग जाके देखेंगे तो हमारे पास एक वेट होगा जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और एक अपथ्रस्ट है ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और एक है टेंशन डाउनवर्ड. यानी टेंशन प्लस वेट, मैं लिख रहा हूं इधर, टेंशन प्लस वेट शुड बी इक्वल टू एफ अप. अग्रीड. तो टेंशन हमें निकालना है. वेट इसका कितना था, कितना गिवन है, 28. और एफ अप कितना है, अरे 43 क्यों करें हैं, 42.9 है तो 42.9 लेके जाओ. अच्छा, ये आंसर क्या आ रहा है इसका, 15 आ रहा है. अच्छा, इसका आंसर आ रहा है टेंशन इज इक्वल टू 14.9 विच इज राउंडेड ऑफ टू 15. सही है. द वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. एक केयरफुल, वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस. इसके अंदर जो है मिलीमीटर स्क्वायर है ये. कैलकुलेट द स्ट्रेस. अब स्ट्रेस के लिए हम लोग क्या यूज करें, टेंशन यूज करेंगे. सो स्ट्रेस इज इक्वल टू force which is the tension over the cross sectional area. तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट ही गिवन है, तो ये हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय, मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 का स्क्वायर. और टेंशन हमारे पास गिवन था. टेंशन कितना था, 14.9. मैं यूज करूंगा कैलकुलेटर वर्जन. डिवाइडेड बाय 3.2 डिवाइडेड बाय 1000 का स्क्वायर. 1000 का स्क्वायर है, 1000 का स्क्वायर है.
46875 निकालो 00 46875 1000 का स्क्वायर है, बी केयरफुल। राउंडेड ऑफ वैल्यू बताएंगे मैंने 14.9 था ना। 14.9 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स में आ रहा है 3.2 डिवाइडेड बाय 1000 का स्क्वायर, ये आ रहा है इसको अगर इंजीनियरिंग मोड में जाऊं तो ये आ रहा है 4.6 बल्कि 4.7 इन फैक्ट इंटू 10⁻⁶ पैस्कल्स। हाँ भाई सही है, ठीक है, ये भी आ गया। सर अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह नहीं लिखा, सर हमने टेंशन की वैल्यू 15 यूज़ कर दी, तो मेरा आंसर ना ये बनता है। तो ये यार चला दें। लेकिन यार कोशिश करो कैलकुलेटर वर्जन को कैरी फॉरवर्ड करो, मैंने आपको सिखाया हुआ है। अच्छा, द सर्फेस ऑफ द वाटर ग्रेजुअली राइजेस until it is level with the top face of the cylinder। पानी बढ़ रहा है, अगर पानी बढ़ेगा तो मोर वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, मोर वाटर डिस्प्लेस्ड होगा तो अपथ्रस्ट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वायर्स एज द वाटर सरफेस राइजेस। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास अपथ्रस्ट इंक्रीजेस, upthrust increases as more volume is displaced, more volume of liquid is displaced। सही है। सो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है, टेंशन ऑन वायर इंक्रीजेस, क्योंकि वेट तो सेम ही रहेगा उसका। सही है। अब हमारे पास अगर टेंशन ऑन वायर इंक्रीजेस होगा, सो स्ट्रेन एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2 टेंशन इनटू एक्सटेंशन। तो ये टेंशन अगर हमारे पास बढ़ेगा तो वो बढ़ जाएगा, सो स्ट्रेन एनर्जी इंक्रीजेस। सही है, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, ये कह रहा है a ball is thrown vertically downwards to the ground as illustrated in figure 2.1। a ball is thrown with a speed u from the height of 1.5, speed u 0 नहीं है, mind you, drop नहीं किया है। the ball then hits the ground with a speed this, assume that air resistance is negligible। तो हमारे पास हो जाएगा U जो है वो हमारा टारगेट है, V जो है वो 8.7 है, S जो है वो है 1.5 है। तो इधर लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8.7 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? पता नहीं। और 2 टाइम्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव नीचे की तरफ जा रहा है 9.81, और s भी हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं 1.5। डायरेक्ट निकाल लो इसमें से u की वैल्यू। रूट भी लगाना है। कितनी आ रही है? 6.8 मीटर्स पर सेकंड। ओके, अब ये बोलता है स्टेट हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज टू द कोलिजन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। स्टेट हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सही है, सुनो, हमारे पास ये होगा the force applied by ball on the ground must be exactly equal and opposite कर सकते हैं to the force applied by ground on the wall, on the ball। सही है, या यूं भी लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स ही होता है। सही है, वो भी लिख सकते हो आप। ये भी हो गया हमारे पास। The ball is in contact with the ground for a time of this. The ball rebounds vertically and leaves the ground with a speed this. The mass of the ball is this. Calculate the magnitude of change in momentum of the ball.
सो चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है, चेंज इन पी निकालना है। बी केयरफुल, वेलोसिटी जो है कंसिडर करनी है, अपवर्ड पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, अपवर्ड पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा, इसका मास कितना है 0.059 मल्टीप्लाइड बाय 5.4, सही है। और फिर माइनस ब्रैकेट्स में माइनस जो नीचे आ रहा था वो नेगेटिव था, और वो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 8.7। सो ये हो जाएगा 8.7 मल्टीप्लाइड बाय इसका मास था 0.059, तो ये प्लस हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। निकालो कितना आ रहा है मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बोला है सिर्फ इसने। ये बी केयरफुल, ये मोमेंटम है तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सही है कितना? अबे भाई दोनों को सिर्फ ऐड करना है। 0.83 न्यूटन सेकेंड्स, ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए। या मैं 2 मिनट ब्रेक। एनीवेज गाइस, ये कह रहा है डिटर्मिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स। अगर एवरेज रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम कर दें। तो चेंज इन मोमेंटम, अगर ये वैल्यू सही है तो फिर ये वैल्यू भी होनी चाहिए सही। टाइम कितना था 0.091, 0.091, 0.091 कितना आ रहा है 9.12, मतलब 9.1 कर लेता हूँ उसको न्यूटन, ठीक है। Use your answer to calculate the magnitude of the average force exerted by the ground on the ball during the collision. Now this one is slightly tricky. अब ये बोल रहा है average that acts on the ball during the collision. ये तो हो गया हमारे पास. That was not a problem. But ये बोल रहा है use your answer in this to calculate the magnitude average force exerted by the ground on the ball during the collision. ये थोड़ा सा tricky है. अब इसके अंदर हमारे पास एवरेज रिजल्टेंट फोर्स जो है ये 9.1 है। ये अगर 9.1 है, ये फोर्स जो होगी जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ लगी हुई होगी, ये ऊपर की तरफ होगी, और इसके अंदर एक कंपोनेंट उसका वेट का भी आएगा, वेट भी आएगा। और फिर हम इसमें से किस तरीके से निकालेंगे, एक होगी मतलब ये टेक्निकली वो बोल रहा है जो कॉन्टैक्ट फोर्स आई है वो निकालनी है हमें, और वो कैसे निकाले इसमें। सो कॉन्टैक्ट माइनस वेट शुड बी इक्वल टू 9.1। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम लोग, ट्राई करें। सो n माइनस इसका वेट कितना था 0.059, 0.059 मल्टीप्लाई बाय 9.81 इज इक्वल टू 9.1। जरा इसको निकालो, कितनी 9.6 न्यूटन, सही है। ये आ रही है एवरेज फोर्स जो ज़मीन लगा रही है इसके ऊपर, जाहिर सी बात है, इट मेक सेंस, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक भी पहुँच गए। अच्छा, द बॉल वॉज थ्रोन डाउनवर्ड्स, बेटे इधर देख लो, द बॉल वॉज थ्रोन डाउनवर्ड्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ओके, थ्रोन किया था इसने, एंड हिट्स द ग्राउंड एट टाइम t इज इक्वल टू t। Sketch the graph to show the variation of the speed of the ball with t from t is equal to 0 to t. Numerical values are not required. शुरू में इसकी स्पीड कितनी थी? 0 नहीं थी, u निकाली थी 6.8, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड। तो स्पीड शुरू में 0 नॉन नेगेटिव थी, और उसके बाद जब ये t तक पहुंचा है तो और वैल्यू बढ़ी है, तो इसका मतलब है ऊपर तक गई होगी स्पीड, और हमारे पास जो है ये कर्व आया होगा इधर, सही है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है ना, सही है बेटे। अभी स्पीड में 0 कर दूंगा इधर, इम्पैक्ट की बात कर रहा है वो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 फाइनल। यूं क्यों होगा बेटे, मेरी बात सुनो, खुद सोचो, सुनो, शुरू में स्पीड कम नहीं, स्पीड हमारे पास कम थी,
और जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा तो एक्सेलरेशन उस पर जो है वो एक्ट करती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी. दिस शुड बी अ कर्व, राइट? अच्छा, फिर ये कह रहा है हमारे पास जो है in practice an air resistance is not negligible. Okay, state and explain the variation if any with time t of the gradient of the graph in d when air resistance is not negligible. State and explain the variation if any with time t of the gradient of the graph in d when the air resistance is not negligible. अगर air resistance not negligible है तो final speed कम होगी, और अगर फाइनल स्पीड कम होगी तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो भी कम होगी. द ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी लेस. सही है? तो मैं लिख सकता हूं is going to be less as हमारे पास जो होगा as acceleration decreases. अगर acceleration decrease होगी and final speed is also less, and final speed upon impact must be less. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, there is a problem over here in the graph. ये स्पीड टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट थी नीचे की तरफ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये टेढ़ी लाइन नहीं आएगी. ये बात समझ में आई? ज़रा सुनो, लिसन. स्पीड टाइम ग्राफ है, आपने बॉल को फेंका, स्पीड में फेंका, सही है? जब आपने स्पीड में फेंका उसके बाद तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम ग्राफ का कर्व कैसे हो सकता है? स्ट्रेट लाइन होगी ना. सही है? ये हमने अभी सही किया है. अच्छा, इसके बाद वाला जो होगा वो थोड़ा सा फ्लैट एंड होगा. सही है? पता है चला कि वो जब ग्रेडियंट की बात कर रहा है. हाँ, ग्रेडियंट की बात की है तो मैंने वाला पे जाके पिछला वाला करेक्ट कर लिया. कभी कभार हो सकता है ऐसा, आपके दिमाग में आप कुछ और सोच रहे हो और ये मैं भी तो आपके साथ ही कर रहा हूँ ना. मैं कौन सा MS खोल के बैठा हूँ उधर. ठीक है? अच्छा, ये कह रहा है a child of weight 330 Newton is at point X at the top of a slide. The slide is at the edge of a swimming pool as shown in figure 3.1. The child moves from rest to the lowest point of the slide, that is a vertical distance of 4 below X. The child continues moving towards Y, which is at the end of the slide, and a vertical distance of 1.1 above the lowest point. The kinetic energy of the child at Y is 540. इधर इसने बोला है कि इसकी 540 काइनेटिक एनर्जी है, के जूल्स के अंदर है. Calculate the difference in the gravitational potential energy of the child at point X and at point Y. तो X पे तो हमारे पास mgh है, तो डायरेक्ट कर लो 330 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1.1. चेंज निकालना है ना, चेंज इन GPE. सही है? मेरे पास वो तो गिवन है ना, वेट गिवन है, mg गिवन था, mg तो निकाल लिया, mg डेल्टा h. लेकिन सर पहले हम 330 into 4 करेंगे, वो करेंगे ना, तो फिर एक ही बात हो जाएगी मैथमेटिकली. कितनी आ रही है? अच्छा, सही ब्रैकेट्स लगा. 957. सही है? 957 जूल्स. सही है? यहाँ तक भी पहुँच गए. The average frictional force of 52 Newton X on the child when moving from X to Y. From X to Y. अच्छा, एक फोर्स है जो है. By considering changes of energy, determine the distance moved by the child from X to Y. Okay. हमारे पास एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स है. हमें जो है द डिफरेंस इन द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी भी है. तो अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो इसमें से हम लोग एक हमारे पास एवरेज, हमारे पास फोर्स है और ये भी आ गया, और हमें निकालना है डिस्टेंस x to y. निकाल सकते हैं?
So work done is equal to force into distance. एक मिनट, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. हमारे पास चेंज इन जीपी है, लेकिन हमें पहले इसमें वर्क डन भी निकालना पड़ेगा. अब सबसे पहली चीज़ है कि शुरू में ऑब्जेक्ट रुका हुआ था और बाद में मूव भी कर रहा है. 450 जूल्स है उस टाइम पर, तो इसको हमें इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा. सही है, ताकि हमारे पास जो एक्चुअल चेंज आ रहा है मैं वो निकाल लूँ. व्हाट डू यू सजेस्ट? दिस शुड हैपन. यानी मैं इसमें से निकाल रहा हूँ वर्क डन शुड बी इक्वल टू 957 माइनस कितना, काइनेटिक एनर्जी कितनी है उधर फाइनल में 540. 540 इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स निकाल लो जी. 8.0 मतलब 8 कर लें. पूरे आंसर आ गया 8.01 मीटर. ओके, सो दिस आंसर वाज एक्चुअली वेरीफाइड फ्रॉम द एमएस एंड दिस इज करेक्ट. ठीक है. ओह माय गॉड. अच्छा, फिर ये कह रहा है the child leaves the slide at point y with a velocity that is at an angle of 41 degrees to the horizontal. The path of the child through the air is shown in this diagram 3. Point Z, सुन तो लो, point Z is the highest point in the path of the child through the air. Assume that air resistance is considered negligible. Calculate the speed of the child at point y. यहाँ पर यार सीधी सी बात है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, बस सिर्फ वही वाली काइनेटिक एनर्जी से लगा के उसमें से v निकाल लो. सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इधर, नहीं इधर देख लेते हैं, 540 लगा लो इधर. मास हमारे पास इसका गिवन था, मास इसका कितना था 330 से ये गिवन निकल आएगा. So 1 divided by 2 into 330 divided by 9.81 multiplied by v square is equal to 540. निकालो जल्दी करो यार, ख़त्म करें यार, पेपर जान में अटक गया है. नहीं करो ना, क्या हो गया यार, कितनी रूट भी लगाया, कितना आ रहा है 5.67 मीटर्स पर सेकंड, यानी 5.7 मीटर्स पर सेकंड. ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए. अच्छा, फिर ये बोलता है कि कैलकुलेट द स्पीड एट पॉइंट z. अब जो स्पीड एट पॉइंट z है, अब इसका मुझे कंपोनेंट पहले निकालना पड़ेगा. यानी इनिशियल जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा 5.67 साइन कितना होगा, साइन 41. सही है. फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी ऊपर जाकर, एक मिनट छोड़ दो. फाइनल वेलोसिटी ऊपर टॉप पे 0 है. सही है. फाइनल वेलोसिटी वो वाली जो वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल तो इंटैक्ट है, हॉरिजॉन्टल थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा. डायरेक्ट बस ये कर लो 5.67 कॉस लगा दो इधर, कॉस 41 कर दो इधर, डायरेक्ट निकाल दो ये, क्योंकि ये तो हर जगह ही सेम रहेगा, ये तो हर जगह ही सेम रहेगा. हाँ, 4.27 मीटर्स पर सेकेंड, 4.3 मीटर्स पर सेकेंड. सही है. मैंने क्या लॉजिक लगाई, ऊपर पहुंचकर फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी. सही है. फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, हॉरिजॉन्टल तो इंटैक्ट रहेगी, बस हॉरिजॉन्टल ही निकाल दी मैंने, वही स्पीड होगी इसकी. ओह शुक्र है वेव्स के आगे सवाल, माय प्लेग्राउंड. थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लूँ. इसका क्या होगा, व्हाट इज मेंट बाय स्पीड, मेंट बाय इट्स पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन complete oscillation of a particle in a medium through which the wave is passing. State the principle of superposition. ये इन्होंने बोला रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये भी लिखना पड़ेगा
कि the waves must meet at a point, they must overlap, and the resultant displacement is the sum of the individual displacement. नहीं अप्लाई कहाँ होता है, मतलब इसका फॉर्मूला वगैरह कोई नहीं है। बेटे आपने पूरा अभी मुझे एक बात बताओ, हमने सारी हीर रांझा की कहानी बता दी, अब आप पूछ रहे हो हीर रांझा कौन है यार, अब होता है यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। वेल डन, दिमाग आपका भी ख़त्म हो गया है। अच्छा इधर देखो, अभी हम लोग फिर कर क्या रहे हैं, ये सारे जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थे, ये हमने सारे जो अभी हमने मत्थाखोरी की है, तो वो क्या है, वो फिर यार स्टेशनरी वेव है, वो क्या है, सुपरपोजिशन नहीं है तो क्या है, शर्म आनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ, ये रिकॉर्ड भी हुआ हुआ है। अच्छा मैं तो डालूंगा, ये तो लाजमी जाएगा, व्यूज ज़्यादा आएंगे ना फिर। उसका मैं टॉपिक पे भी ये लिख दूंगा कि मांस की धुलाई। सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ 0.040 मीटर आर एमिटेड इन फेज फ्रॉम टू सोर्सेज। अब बी केयरफुल, दोनों फेज में निकले हैं। दिमाग अभी हमारा कम हो गया, P1 हमने पूरा किया है। ट्रैवल इन अ वैक्यूम। The arrangement of the sources is shown in figure 4.1. A detector moves along a path that is parallel to the line XY. A pattern of intensity maxima and minima is detected. दोनों फेज में, ये तो मैं पहले लिख रहा हूँ इन फेज यहाँ पे, ताकि ये चीज़ तो क्लियर हो जाए। डिस्टेंस एक्स जी, और ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस के लिए। स्टेट द नेम ऑफ द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कंटेन्स द वेव्स फ्रॉम एक्स टू एक्स एंड वाई। ये वाली जो रीजन है, ये हमारे पास वेवलेंथ आ रही है 0.040। ये आप जो है उसमें से देख सकते हो जाकर टेबल में से, फ्रॉम टेबल ये हो जाएगा, ये फ्रॉम टेबल हो जाएगा। ये इसको फिर अभी आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा। अब ये मुझे बोलता है कैलकुलेट द पीरियड इन पिको सेकेंड्स ऑफ द वेव्स। V is equal to F lambda, या V is equal to lambda over time period लिख सकते हैं इसको। So time period is equal to lambda over V। सही है, ये सही किया है। लैम्डा गिवन है, लैम्डा हमारे पास गिवन था, वो है 0.040, और सिंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। निकाल लो टाइम पीरियड, लेकिन फिर उसको पीको सेकेंड, पहले मुझे टाइम पीरियड बताओ, सेकेंड्स में बताओ। 1.3 × 10⁻⁻10। अब मुझे इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100 करूंगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो ये हो जाएगा 130 पिको सेकेंड। पिको होता है -12। सही है, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, show that the path difference at a point z between the waves from x and y is 3.5 lambda, where lambda is the wavelength of the waves। अच्छा, ये हम लोग करते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस, निकालो, इन दोनों को माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करो इसमें से। 0.14 कितना, 0.14। अच्छा ठीक है, 0.14 ये हमारे पास आया पार्ट डिफरेंस। ठीक है, अब मैं इस पार्ट डिफरेंस को जो है, अगर ये मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या ये 3.5 टाइम्स लैम्डा के बराबर है। एक काम करते हैं, आप एक वेरीफाई करो कि 3.5 टाइम्स लैम्डा इसका कितना था, 0.04। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कि इसके बराबर आ रहा है, आ रहा है। यानी मैं एक काम कर सकता हूँ, 0.14 डिवाइडेड बाय 0.040 करोगे तो दिस शुड बी इक्वल टू 3.5 टाइम्स लैम्डा। सही है, गॉट इट, क्लियर है। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट Z। अच्छा, अब मेरी बात जरा सुनो, फेज डिफरेंस। अब पॉइंट Z पर ये हमारी कहानी थी कि 3.5 लैम्डा है। जरा इस 3.5 लैम्डा को उसमें लिखो, फ्रैक्शन मोड में लिखो, कितना आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मोड में 7/2, यानी ये हो रहा है 7 टाइम्स हाफ लैम्डा। ऐसा ही है कि नहीं है। अब अगर ये ऑड नंबर ऑफ हाफ लैम्डा है तो इधर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, तो फेज डिफरेंस कितना होगा,
180। सही है, ये भी समझ में आ गया। क्या मुश्किल था? आसान तो था, इसमें क्या मुश्किल था? मेरा फिर कैसे चल रहा? सॉल्व तो सारे मैं कर रहा हूं। The waves from x alone have the same amplitude at point z as the waves from y alone. ठीक है, दोनों के एम्पलीट्यूड। स्टेट द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स एट पॉइंट z, 0। अगर एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों के एम्पलीट्यूड अगर सेम है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो इंटेंसिटी 0 होगी। सही है, और तो कुछ नहीं हो सकता। ऑल्दो इनमें डिस्टेंस था, इंटेंसिटी में थोड़ा सा एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आना चाहिए था, लेकिन इसने खुद कह दिया कि एम्पलीट्यूड सेम है दोनों पे। मतलब एट पॉइंट जी दोनों का जो एम्पलीट्यूड आ रहा है एट पॉइंट जी वो दोनों का सेम है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स फ्रॉम एक्स एंड वाई आर बोथ डिक्रीज टू सम लोअर वैल्यू। The waves stay within the same region of the electromagnetic spectrum. Describe the effect of this change on the pattern of intensity maxima and minima along the path of the detector. इसको कैसे करेंगे? अच्छा, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। सबसे पहली चीज़ है, मेजर चीज़ ये है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी को कम करें, वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं। वेवलेंथ अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास पाथ डिफरेंस होगा, वो जो हमने अभी निकाला था डिस्ट्रक्टिव का, वो उसमें भी चेंजेस आ रहे होंगे। अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो भाई एक और भी चीज़ है कि अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो हमारे पास डिफ्रैक्शन भी ज़्यादा हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमास के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा। सही है, यानी जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो दूसरे किसी एन लैम्डा की वैल्यू पर होगी, यानी ऑड नंबर ऑफ हाफ लैम्डा पर होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? उसका डिस्टेंस बढ़ चुका होगा। आगे चलते हैं। डिफाइन द ओम। वोल्ट पर, अबे भाई क्या हो गया? ओम, हाँ, वोल्ट पर एम्पेयर। सही है, वोल्ट पर एम्पियर, बस सही है ना? पर एम्पियर हो गया या पर यूनिट एम्पियर? क्या, बस पर एम्पियर। अ वायर इज, ऐसे तो देखो, a wire is made of a metal of resistivity rho. The length L of the wire is gradually increased. Assume that the volume V of the wire remains constant as its length is increased. V is equal to length multiplied by cross sectional area होगा। सही है। इसने मुझे बोला है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, यहां तक भी पहुंच गए। इसने लेंथ को क्या किया? बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अगर इसको बढ़ा रहा होगा तो एरिया कम हो रहा होगा, यहां तक भी पहुंच गए। अच्छा, ये कह रहा है assume that the volume of the wire remains constant as its length is increased. Show that the resistance R of the extending wire is proportional to L square. Resistance is equal to resistivity length over area होगा। यहां तक पहुंच गए? सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो है एल को मुझे रखना है इसके अंदर, तो एरिया इज इक्वल टू वी ओवर एल आ गया यहाँ पर। और तो फिर इसको मैं करूँगा रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर, ये हो जाएगा वी ओवर एल, यानी ये आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर ओवर वी। V constant, rho constant, so R is directly proportional to L square. सही है? Next step. A battery of electromotive force E and the internal resistance R is connected to a variable resistor of resistance R as shown. Okay, we can see that. An ammeter measures the current I in the circuit. A voltmeter measures the potential difference V across the variable resistor. Okay. The resistance of R is now varied to change the values of I and V. Okay, we can see that. Use this to state the EMF E of the battery. अच्छा, EMF निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ है हम लोग एक इक्वेशन बना लें। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, वरना फिर शॉर्टकट लगा लेंगे।
देखो सबसे पहली चीज है EMF E इज इक्वल टू टर्मिनल PD प्लस लॉस्ट वोल्ट्स, और ये ग्राफ किसका है? V अगेंस्ट I का है। सो इसका मतलब है V, एक मिनट, V, हाँ सही सही तो किया है मैंने, सही है। सो V मस्ट बी इक्वल टू E माइनस IR, या मैं इसको लिख सकता हूं V इज इक्वल टू माइनस RI प्लस E लिख सकते हैं। इसमें जरा देखो y इंटरसेप्ट किसके बराबर है? E के बराबर है, निकाल सकते हो इधर से y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? 2.4, तो 2.4 वोल्ट्स। शॉर्टकट ये है कि भाई करंट जीरो होगा तो तभी तो लॉस वोल्ट्स नहीं होंगे, करंट जीरो होगा लॉस वोल्ट्स नहीं होंगे, सारा EMF के बराबर होगा। ये भी लगा सकते हो, सही है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इक्वेशन से प्रूव करके दिया है। अब इससे एक और फायदा भी हो गया, मुझे बोलता है कि इससे हम लोग वो भी निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी द नेगेटिव ग्रेडियंट, सही है, पता है ना। अच्छा, इसने मुझे बोला है यूज दिस फिगर टू डिटरमिन द पावर डेसिपेटेड इन द वेरिएबल रेजिस्टेंस व्हेन देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ओके, 5 एम्पियर्स का करंट है, और इधर मेरे पास ये रीडिंग कितनी आ रही है? 1.3 और 5 निकाल लो, पावर डेसिपेटेड P इज इक्वल टू देयर इज अ करंट ऑफ 5, तो IV 5 इंटू 1.3। एक मिनट, ये ग्राफ में V लगा हुआ था इसके साथ और I भी लगा हुआ है, करंट भी है, V भी है, सब कुछ सही तो है। R का ही दिखा रहा है ना, ये R का ये सही है। निकालो कितना आ रहा है पावर? 6.5 वॉट, सही है, यहाँ तक भी पहुँच गए। इसके अलावा तो और तो कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग इधर। स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस। कब खत्म होगा? आवाज आ रही है मुझे। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। One of the results of the alpha scattering experiment is that very small minority of the alpha particles are scattered through angles greater than 90. State what may be inferred about the structure of the atom from this result. हमारे पास ये होगा, the nucleus is heavily charged. ये पता है कि चार्ज का साइन नहीं पता था, is heavily charged. The nucleus is very small. The nucleus is very dense. वो वाली जो इन्फ्रेंस थी कि आपके पास एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस, वो तब आती जब हमारे पास स्ट्रेट पास हो रहे थे। ये 90 डिग्री से मोर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियस इज हेवीली चार्ज। वी नेवर न्यू द चार्ज उस टाइम पर। एन अल्फा पार्टिकल इज मेड अप ऑफ अदर पार्टिकल्स, वन ऑफ दिस पार्टिकल इज अ प्रोटॉन। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर अ प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। नो इट इज नॉट। इट इज मेड ऑफ क्वार्क्स, सही है। A radioactive source beam produces a beam of alpha particles in a vacuum. The average current produced by the beam is 6.9 into 10 raised to power minus 9 amperes. Calculate the average number of alpha particle passing a fixed point in the beam in a time of 1 minute. अच्छा, average number of alpha particles. अच्छा, एक काम कर लेते हैं, करंट है, करंट भी है, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज should be equal to 6.9 into 10 raised to power minus 9 multiplied by Q is equal to IT. So 60 निकालो कितना आ रहा है टोटल चार्ज जी? थोड़ा सा जोर से बोलो। 4.14 हाँ, इंटू 10 raised to power minus 7 कूलम्स। यहाँ तक पहुँचे। एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? नहीं, 2 into 1.6 होता है।
charge of alpha particle 2 times 1.6 into 10 raised to power minus 19 होता है. टोटल चार्ज ये रहा, इसको इससे डिवाइड कर दो, निकालोगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट वर इमिटेड. यार 12 बजे क्लास है, 12 से 3. बेटे मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा. अच्छा क्लास है इसके बाद. 7.7 माइनस नहीं आना चाहिए था, ज़्यादा आना चाहिए था नंबर. आपको ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली छोटी बड़ी वैल्यू है, और इसको डिवाइड करना था इससे. कितनी? 10 की पावर 12. सही है, समझ गए. लास्ट इसका आ रहा है, द अल्फा पार्टिकल्स इन द वैक्यूम इन सी एंटर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है नहीं, छोड़ देते हैं इसको. न्यूक्लियस दिस द मास इज इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ख़त्म हो गया पेपर. रेडियोएक्टिविटी 10 मार्क का आया है इसका. 10 मार्क का इसलिए आया हुआ था, इसमें 2 वो भी तो डले हुए हैं. सही है. सो देयर यू हैव इट. सही है. एक छोटा सा काम भी ये कर लेते हैं, 1 मिनट इसको